जिस तरह से संघ भी इस समय शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पंच परिवर्तन का प्रोजेक्ट लेकर चल रहा है। और अभी संघ की शताब्दी वर्ष चल रही है। हम लोग अभी 100 वर्ष के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष बना रहे हैं। मनुष्य के पतन की तरफ हम बहुत ही भयानक विनाश की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से और सबको फील भी हो रहा है, तभी आज हम यहाँ चर्चा के लिए बैठे हैं। जो बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर ये समस्या इतनी जटिल हो गई है कि लोगों को सांस लेना भी आज की डेट में मुश्किल हो रहा है। तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं ना, उसके 5 बड़े कारण हैं। प्लास्टिक का उपयोग हर जगह, कहीं हम सब्जी लेने जाते हैं प्लास्टिक की थैली में उठा के लेकर आते हैं, थैली में से निकाल कर फिर वही सब्जी बनाकर हम खाते हैं, जो आने वाले समय में बड़ा भयंकर स्वरूप धारण कर सकता है। लेकिन फिर भी लोग इसको छोड़ते नहीं। बहुत सारी चीज़ें समय के अनुसार आवश्यकता होती है। अपने आप में प्लास्टिक बुरा नहीं है, लेकिन हम उसका कैसे यूज कर रहे हैं वो है। अजीत भाई, RRR क्या है उसका फुल फॉर्म? ट्रिपल R। जैसी बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। ये संघ का कोई RR नहीं है। देखिए, ये हमारी प्रकृति है। नमस्कार, मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार के आज के हमारे इस मंच में हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अजीत भाई जैन आज बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। आज हम उनसे पर्यावरण विषय पर बातचीत करेंगे। जो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति पैदा हुई है उसके ऊपर किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से काम होना चाहिए, उसके ऊपर हम उनसे चर्चा करेंगे। अगर अजीत भाई का मैं परिचय बताऊं तो अजीत भाई RSS के साथ बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं। फिलहाल वो सूरत विभाग के पर्यावरण संयोजक के तौर पर कार्यरत है और उन्होंने कई प्रोजेक्ट पर काम किया है। पूरे देश भर में उनका प्रवास होता है, विदेशों में भी प्रवास होता है और पर्यावरण को लेकर के उन्होंने काफ़ी सारी कामगिरी की है। और उनके साथ हम आज इसी विषय पर बातचीत शुरू करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हाल जो स्थिति हम देश और विदेश में सब जगह पर देख रहे हैं उसका क्या उपाय हो सकता है उसको ठीक करने के लिए। तो अजीत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम जिस तरह से आज एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, पूरा विश्व इससे चिंतित है, जलवायु परिवर्तन को लेकर के, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। बहुत सारे देश इस पर विचार करते हैं। कई सारे जो राष्ट्र लेवल से जो भी प्रयास होने चाहिए वो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मुकम्मल प्रयास होने चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। और एक जनता के तौर पर भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। तो आज हम आपसे वही जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है इस समय और उसमें किस तरह से आगे हमें कार्य करना चाहिए। सबसे पहले तो जयेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें मंच प्रदान करने के लिए। हाँ, जैसे अभी आपने बताया कि क्या स्थिति है, तो कोई भी विषय को समझने के लिए हमें ये सबसे पहले आवश्यक होता है कि आज की क्या स्थिति है। हम सभी को ये जानकारी है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट डिजास्टर की स्थिति में हम आ चुके हैं। सरल शब्दों में बताऊं तो एवरेज पर एनम 51 बिलियन टन कार्बन एमिशन पूरी दुनिया में हो रहा है। उस एमिशंस के कारण से हमारी पूरी दुनिया का जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। अब उस इकोसिस्टम को हम सब यहाँ चर्चा कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन आज हम जो जिस मंच पर बैठे हैं हम उसको भारतीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। सर, हमारे यहाँ 4 वेदों का वर्णन आता है, तो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो हमारा पहला वेद जिसकी हम चर्चा करते हैं ऋग्वेद, उसका पहला सूत्र ही अग्नि से प्रारंभ हुआ है। तो आप समझिए कि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं। और उसके बाद जब हम अथर्ववेद में जाते हैं तो एक पूरा अध्याय, 12वां अध्याय, पूरा अध्याय इकोसिस्टम पर है जी, जिसमें हम सरल शब्दों में हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम अपनी धरती को प्रणाम करते हैं। वाई वी शुड डू? बिकॉज हमारे लिए पृथ्वी कोई ग्रह नहीं है, हमारे लिए पृथ्वी एक माता है। तो उस एंगल से हम इस विषय को आज समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। जिस तरह से संघ भी इस समय
शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पंच परिवर्तन का प्रोजेक्ट लेकर चल रहा है, जिसमें एक विषय पर्यावरण भी है। तो ये 5 विषयों के अंदर एक मतलब पर्यावरण का विषय संघ को क्यों इतना आवश्यक लगा, और ये विषय के आधार पर ये जो कार्यक्रम संघ पूरे शताब्दी वर्ष का चला रहे हैं, उसमें क्या अभी आगे का कार्यक्रम है इसमें? जी, आप सभी को जानकारी है कि 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और अभी संघ की शताब्दी वर्ष चल रही है। हम लोग अभी 100 वर्ष के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष बना रहे हैं। तो शताब्दी वर्ष की ये पिछले कई वर्षों से गहन चर्चा के बाद ये चर्चा आई कि कुछ बिंदु जो समाज को बहुत अधिक आवश्यक है वो हर घर तक पहुँचे, जिसमें आपसे पहले भी चर्चा हुई। हम लोगों ने चिंतन भी किया कि 5 विषयों पे चर्चा हो रही है, कुटुंब प्रबंधन पे चर्चा हो रही है, सामाजिक समरसता पे चर्चा हो रही है, स्वदेशी पे चर्चा हो रही है। उसी के साथ साथ एक विषय पर्यावरण पर भी चर्चा हो रही है। क्यों इसकी चर्चा हो रही है, क्यों हम घर घर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं है कि किसी एक सरकार का, किसी एक महानगर पालिका का, किसी एक पंचायत का या साइंस या टेक्नोलॉजी का नहीं है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें सबकी आवश्यकता है। देखिए, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ। जैसे आपने पहले बताया कि ग्लोबल स्थिति ऐसी हो रही है, तो कई बार क्या होता है, हमें वर्तमान में क्या स्थिति उसको समझने की आवश्यकता रहती है कि वर्तमान में क्या स्थिति। मैं आपको एक दो छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा बताना चाहूँगी कि वर्तमान में स्थिति कैसी है। जैसे आप समझने का प्रयास करेंगे कि एक वर्ड अभी आप मीडिया में आसपास सुनेंगे, एक वर्ड आता है जीरो डे। 2018 के बाद में ये जीरो डे फेमस हुआ कि जब अफ्रीका में केप टाउन में ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि वहाँ का सरकारी तंत्र हर घर तक पानी पहुँचाने की जो उसकी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को वो निभाने में असमर्थ हो गया था। और ऐसी स्थिति न केवल वहाँ बल्कि पूरी दुनिया में अनेक शहरों में स्थिति हो रही है। भारत में भी आप गर्मी के मौसम में सुने होंगे कि अक्सर चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में ऐसी पोजीशन हो जाती है। तो ये एक विषय हमने चर्चा किया कि भाई ये जल का विषय। दूसरा, जब हम आसपास देखते हैं जो हमारी एयर की है, वायु की स्थिति है, ये अभी विशेषकर सर्दियों के मौसम में अभी हम सबको पता है कि दिल्ली क्या हो चुका है। दिल्ली क्या, बिल्कुल हमें लगता है कि हम कार्बन चेंबर में जी रहे हैं। और तीसरा, जिस विषय पर हम लोग समाज से चर्चा करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। सर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान के कितना भी बड़ा ब्रांड का नमक हो या शुगर हो, उस सभी में माइक्रो प्लास्टिक आ गया। हमें लगता है कि हम इतना ब्रांडेड सॉल्ट खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, ये तो शुद्ध होगी। लेकिन हमने अपने पूरे जो इकोसिस्टम में है, हम यूज एंड थ्रो की कल्चर में धीरे धीरे आ रहे हैं, तो वो यूज एंड थ्रो करते हैं, तो वो माइक्रो प्लास्टिक हम सबको पता है कि हजारों वर्षों तक हमारे वातावरण में रहते हैं और धीरे धीरे ये हमारी जो फूड चेन है उस फूड चेन में आ गई है। तो इतनी गंभीर स्थिति को देखते हुए संघ ने ये निश्चय लिया 2019 में कि ये विषय घर घर तक जाए। तो पिछले अनेक वर्षों से हम प्रयास करते करते अभी संघ शताब्दी वर्ष के निमित्त हम ये प्रयास करें कि हर घर तक ये विषय जाए। अजीत भाई, जिस तरह से लंबे समय से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रकृति का दोहन, शोषण, ये आने वाले समय में क्या आपको ऐसा इंडिकेशन नहीं लग रहा है कि मनुष्य के पतन की तरफ हम बहुत ही मतलब भयानक विनाश की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा? निश्चित रूप से, और सबको फील भी हो रहा है, तभी आज हम यहाँ चर्चा के लिए बैठे हैं। 2015 में मैं जैस भाई चाइना के अपने बिजनेस के संदर्भ में गया था। तो चूँकि वहाँ बहुत कम लोग इंग्लिश समझते हैं, तो हम अक्सर एक ट्रांसलेटर अपने साथ रखते हैं। तो एक दिन जब मैं सुबह वॉक कर रहा था, तो मैंने एक बस स्टैंड पे एक बस को आते हुए देखा, स्कूल बस को। आप परिस्थिति को समझने का प्रयास कीजिएगा। उसमें एक बच्चे को थोड़ा कंफर्ट नहीं फील हो रहा था। सुबह सुबह 7 बजे का समय था, तो कंफर्ट फील नहीं हो रहा था और अचानक उसने एक बोतल के स्विच को ऑन किया, उसमें से मास्क निकाला, वो मास्क लगाया, 2 मिनट तक रखा, फिर उस स्विच को ऑफ कर दिया। एंड आई वाज शॉक्ड कि व्हाट इज दिस।
तो मैंने अपने ट्रांसलेटर को पूछा कि सर ये क्या है, तो उन्होंने बताया दिस इज द पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कोविड में पूरी दुनिया को पता पूरी चला। दुनिया को पता। लेकिन दुनिया के अनेक हिस्सों में लाखों बच्चों में से कुछ बच्चों को ऑक्सीजन लेने की भी प्रॉब्लम होने लग गई है। जैसे भारत में अस्थमा होती है, तो हम सबको पता है कि जब ऑक्सीजन लेने की प्रॉब्लम होती है तो हम कुछ न कुछ स्प्रे लेते हैं। तो आप समझिए कि अगर हम लोग इस विषय को नहीं सोचे, जो आप कह रहे हैं अस्तित्व का संकट हो जाएगा। जैसे अभी हम कहीं जाते थे, एक पानी की बोतल रखते हैं, तो आप सोचिए वो जीवन कैसा होगा जब एक हाथ में पानी की बोतल और एक हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल। भारत में भी अभी मैं कुछ दिन पहले कोलकाता गया था, तो हमारे एक रिश्तेदार को हमने देखा कि डॉक्टर ने बोला है कि आपको रूम में रहना है और जब आपको कंफर्ट फील नहीं हो रहा है तो आपको ऑक्सीजन मास्क लगा के रहना है। ये परिस्थिति हो रही है और अनेक शहरों में ये परिस्थिति हो रही है। तो हम जब सब एंगल से देखते हैं तो निश्चित रूप से ये मनुष्य के अस्तित्व का संकट हो रहा है। इसी अस्तित्व के संकट को हम कैसे बच सकें, इसी के लिए पूरी दुनिया में उपाय ढूंढे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया भी चिंतित है, किंतु जिस तरह से जितनी चिंता जताई जा रही है अजीत भाई, उतने उपाय नहीं किए जाते, या लोग अपनी दिनचर्या में जो सुधार लाना चाहिए या जिस प्रकार से उनको बिहेव करना चाहिए, ऐसे नहीं कर रहे हैं। आप अलग अलग देशों में भी प्रवास करते हैं, अपने देश में भी कई जगहों पर प्रवास करते हैं, कैसे आपके अनुभव कैसे रहे हैं? अलग हम दूसरे राज्यों में या दूसरे जो देशों में हम आपके प्रवास के दौरान आपको क्या अनुभव रहा है, क्या उदाहरण आप देंगे उसका? देखिए, आप समझिए कि जब कोई समस्या होती है तो हम कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति की सबसे सुंदर वस्तु। आप समझिए कि मनुष्य अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो सॉल्यूशन भी वो कर सकते हैं, और भारतीय समाज इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पूर्व राजस्थान के एक बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में गया था। आप सभी को पता है कि रेगिस्तान युक्त जिला है, तो चूँकि हम आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, तो शाखा विकिर के बाद जब हम घर घर संपर्क में गए तो एक बहन से हमने पूछा कि दीदी अभी गर्मी का मौसम है, क्या आप थोड़ा जल संग्रह करने का प्रयास करेंगे? तो आपको जानकर आश्चर्य हुआ, वो दीदी ने बोला कि आप आइए हमारे घर पर और हमारा जो डाइनिंग रूम है उसको देखिए। तो जैसे सर आप देख के खुश हो जाएंगे कि उनके यहाँ 5-7 पानी की बोतल सी 2-2 लीटर की। तो मैंने सोचा ये सुबह सुबह क्यों रखा गया है, तो मैंने दीदी से पूछा भाई आप क्यों रख रहे हैं? तो उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि हमारे घर में 2 पानी की मटकी है और कभी मेहमान आ जाते हैं तो पूरा खाली हो जाता है और कभी कभी कुछ पानी रह जाता है। तो जितना पानी रहता है मैं इन बोतल्स में भर देती हूँ, फिर अपनी मेथड से उनको हम धोते हैं। उस पानी को भी हम नहीं गिराते हैं, वो बोतल्स में रखते हैं। फिर जब अब मेरे बच्चों की भी स्कूल की बस आएगी 8 बजे, तो मैं कपड़े के थैले में ये बोतल्स लेके जाती हूँ, अपने बच्चों के हाथ से पौधों को पानी दे देती हूँ और एक भी बूंद पानी को गिराती नहीं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा समाज अब धीरे धीरे इस विषय का ले जागरूक हो रहे हैं। एक और आपको उदाहरण बता रहा हूँ। आपने बताया ना कि संघ के कार्यकर्ता के रूप में या हमें अपने व्यवसाय के लिए भी अलग अलग स्थान पे जाने का मौका मिलता है, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, अब इसका सॉल्यूशन भी समाज को लाना होगा। तो हमारे सूरत के कार्यकर्ता हैं सूर्यकांत दादा, लगभग 70-75 साल की उम्र है। इस उम्र में उन्होंने पिछले 5-6 सालों से देखा सूरत को न केवल टेक्सटाइल डायमंड सिटी कहा जाता है बल्कि धर्म नगरी भी कहा जाता है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारी कथाएं समय समय पर होती है, हम सभी कभी न कभी जुड़े रहते हैं। तो देखा कि कलश यात्राएं निकलती है, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं कलश यात्रा का हम कहीं न कहीं हमारी जो प्राणवायु है उसके साथ उसको जोड़ा जाए। तो उन्होंने एक सुंदर प्रयोग किया। जो कथाकार थे, जो कमेटी थी, उनसे चर्चा की क्यों न इस कलश यात्रा को तुलसी यात्रा में बदला जाए, कि आप कलश लेके जाएं, उसकी जगह तुलसी का पौधा लेकर जाएंगे। आप सोचेंगे ये छोटा छोटा प्रयास करते हुए पिछले 5-6 सालों में उन्होंने मोर देन 1 लाख घरों तक तुलसी का पौधा पहुंचा दिया। तो ये छोटे छोटे प्रयोगों से लोगों में अवेयरनेस आ रहा है कि हाँ, हमें इस विषय पर चिंतन करना होगा। जिस तरह से कार्बन इमिशन का जो प्रॉब्लम पूरे विश्व में देखा जा रहा है, हमारे यहाँ भी अभी जैसे आपने कहा दिल्ली और जो बड़े मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पर ये समस्या इतनी जटिल हो गई है कि लोगों को सांस लेना भी आज की डेट में मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे पहले एसटीडी पीसीओ के बूथ खुले होते थे, वैसे ऑक्सीजन बूथ खोलने पड़ेंगे। अपने देश में भी ये स्थिति आ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से औद्योगिकीकरण हो रहा है, जिस प्रकार से बाकी जो पेड़ पौधे कट रहे हैं,
और रोड और बिल्डिंग्स डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह से मतलब कि शहरीकरण हो रहा है, खेत और जो जंगल है वो खत्म हो रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि इसको रोकथाम करने के लिए अपने आगे किस तरह की पहल उठानी पड़ेगी बड़े पैमाने पर? इसको मास पब्लिक को जोड़कर हमको ये किस तरह का कार्य करना पड़ेगा, अवेयरनेस को लेकर के या कोई मिशन के तौर पर इसको लेकर के? हाँ, देखिए, जैसे हम कभी कोई बीमारी से ग्रसित होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं? डॉक्टर प्रयास करेगा कि उस बीमारी का कारण क्या है। तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं ना, उसके 5 बड़े कारण हैं। किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, चाहे मान लीजिए आप सीमेंट की फैक्ट्री हो, चाहे स्टील का हो, चाहे प्लास्टिक का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई कारण कार्बन एमिशंस का है तो ये है। और आवश्यकताएं तो रहेगी और धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ेगी। उसके बाद जब हम देखते हैं कि और कौन कौन से कार्बन एमिशंस के कारण होते हैं, तो हम सभी के जीवन में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। और आज भी दुनिया का एक सबसे बड़ा सोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो थर्मल पावर होता है। कोयले को जलाया जाता है और ऊर्जा को पैदा किया जाता है, वो भी हमारे लिए आवश्यक है। फिर आप देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा सर, जो प्लांट्स को और एनिमल्स को ग्रो करना है वो भी कार्बन एमिशन का एक बड़ा कारण होता है। उसके बाद जब हम कहीं भी आते हैं, जाते हैं, जो भी अपने परिवहन के साधन यूज करते हैं, चाहे आप ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, बाइक में जाएं, फ्लाइट में जाएं, वो भी कार्बन एमिशंस का एक सोर्सेज होते हैं। उसके बाद मान लीजिए हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, इस स्टूडियो को ठंडा रखना हो या गर्म रखना हो, एसी चलानी हो, हीटर चलाना हो, ये 5 बड़े कारण कार्बन एमिशंस के होते हैं। अब इन कारणों पे पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं कि इन कारणों में से हम किस किस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, पहले एक बड़ा सोर्स सिर्फ पूरी दुनिया में था कि थर्मल पावर है, कोयले को जलाओ, अग्नि। अब आपको आश्चर्य होगा, 1970 से पूरी दुनिया में ये चर्चा होनी चालू हो गई थी कि भाई कार्बन एमिशंस हो रहा है तो इसको रोका कैसे जाए। तो अमेरिका में, जापान में, यूरोपियन कंट्रीज ने एक निश्चय लिया कि कोई ऐसा अल्टरनेट सोर्स में, तो वैज्ञानिकों को ध्यान में आया कि सूर्य एक बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। तो 1970 से प्रयास चालू हुए, 1980-85 तक जर्मनी की सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए कि जो भी सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी करेगा हम उसको खरीद लेंगे, क्योंकि शुरू में तो बहुत महंगी थी फिर भी, तो फिर और उसको पुश मिला। उसके बाद जो विकासशील देश हैं, भारत है, चाइना है, उन्होंने सोलर पैनल्स के लिए और काम करना चाहिए। विशेषकर चाइना ने इस क्षेत्र में बड़ी क्रांति की। जो चीज़ अच्छी है उसको हमें शेयर करना चाहिए दुनिया में, और उन्होंने बहुत सही रेट में ये सोलर पैनल लेके आए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा स्रोत सोलर पैनल्स बन गए। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशंस के लिए वैज्ञानिक अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन हर उपाय कोई ना कोई एक नई प्रॉब्लम लेके आ रहा है। जैसे हमें गर्मी लगती है तो एसी, हमें लगता है कि एसी लगाने से गर्मी, लेकिन फिर जब हम उसके पीछे जाते हैं कि एसी होने के कारण फिर एक गर्मी का कारण बन रहा है। तो हम जो संघ की गतिविधि है वो फिर इस पर कार्य करती है कि सिर्फ साइंटिफिक रूप से सॉल्यूशन नहीं निकालना होगा, जो भारतीय पद्धति है उस पर हमें चिंतन करना रहेगा। जैसे ये तो हो गया कार्बन का। दूसरा सबसे बड़ा जो है वो केमिकल और प्लास्टिक। केमिकल और प्लास्टिक का उपयोग जिस प्रकार से हो रहा है, आज हम जो कपड़े पहनते हैं वो कलर केमिकल से लेकर के और सारे केमिकल्स जो बाकी चीज़ों में उपयोग में आते हैं, और साथ साथ में प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकने की भरसक कोशिश सरकार ने भले ही प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन आज भी उसका उतना ही उपयोग हो रहा है जितना पहले होता था। जब तक पब्लिक अवेयरनेस, खुद पब्लिक इसको अवॉइड नहीं करेगी, पब्लिक उसको यूज करना नहीं छोड़ेगी, सरकार के प्रयास काफी नहीं होंगे। उसके साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि जैसे हम प्लास्टिक बॉटल के अंदर पानी पीते हैं, आपने जैसे कहा माइक्रो प्लास्टिक शरीर में जाता है, हम प्लास्टिक कप के अंदर, डिस्पोजेबल कप के अंदर हम चाय पीते हैं, तो जब चाय गरम गरम चाय प्लास्टिक के कप में गिरेगी तो प्लास्टिक के पार्टिकल्स उसमें आने ही वाले हैं। सब जानते हैं कि ये अपने को कैंसर जैसी भी भयंकर बीमारी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसको छोड़ते नहीं है। प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना नहीं छोड़ते, प्लास्टिक के कप में चाय पीना नहीं छोड़ते,
इसी तरह से प्लास्टिक का उपयोग हर जगह, कहीं हम सब्जी लेने जाते हैं प्लास्टिक की थैली में उठा के लेकर आते हैं और उसी थैली में से निकालकर फिर वही सब्जी बनाकर हम खाते हैं। तो प्लास्टिक के पार्टिकल्स उसमें भी चले गए। तो ऐसे कई सोर्सेस है प्लास्टिक को ऑब्जर्व करने के, अपने शरीर के अंदर दाखिल करने के लिए। सांस के माध्यम से भी आते हैं जो हवा में होते हैं। तो ऐसे कई माध्यम हैं जिससे कि आज प्लास्टिक अपने जीवन के अंदर, अपने शरीर के अंदर जाना शुरू हो चुका है, जो आने वाले समय में बड़ा भयंकर स्वरूप धारण कर सकता है। लेकिन फिर भी लोग इसको छोड़ते नहीं हैं। क्या कहेंगे, लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपके लिए? देखिए सर, बहुत सारी चीज़ें समय के अनुसार आवश्यकता होती है। प्लास्टिक की भी जब खोज की गई थी ना, तो आपको एक मैं बड़ा सुंदर उदाहरण बताता हूँ। हम लोग कोई भी जब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज करते हैं तो आपको ध्यान में होगा कि जब साइंटिफिक रूप से स्टडी करते हैं, इंजीनियर्स काम करते हैं। चूँकि मैं पहले अध्यापन क्षेत्र में रहा था तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में जाने का मौका मिला, बहुत सारे विद्यार्थियों से मिलना। तो जब हम विषय को समझते हैं तो वो बताते हैं कि सर, अगर कोई भी गाड़ी का वजन अधिक होगा तो निश्चित रूप से फ्यूल अधिक यूज होगा। तो उस गाड़ी का वेट कम करने में आपको आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ा जो फैक्टर काम कर रहा है वो प्लास्टिक का यूज हो रहा है। आप गाड़ी का कोई भी पार्ट देखें, जितना प्लास्टिक उसमें यूज हो रहा है उसका वजन कम हो रहा है। तो वजन कम होने से उसकी, आपकी जो इंजन की, आपकी जो पेट्रोल डीजल्स की जो फ्यूल इफिशिएंसी है वो बढ़ रही है। तो अपने आप में प्लास्टिक बुरा नहीं है, लेकिन हम उसका कैसे यूज कर रहे हैं वो है। जैसे आप समझिए कि हमारी संस्कृति में कोई भी चीज़ ये बड़े प्यार से हमारे पिताजी, दादाजी, नानाजी हमें सिखाते थे कि भाई प्रकृति से हमारा जुड़ाव है। आप कैसे जुड़ाव है? आप देखिए कि हम धरती को हम माता कहते हैं, चंदा को हम मामा कहते हैं, आप समझिए। इवन बिल्ली को भी हम मौसी कहते हैं और गंगा नदी को भी हम माता कहते हैं। तो क्यों हमारा जुड़ाव किया गया? क्यों हमारा कोई भी फेस्टिवल प्रकृति के साथ जोड़ा गया? हम कोई भी पूजा करते हैं, हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, अपने आंगन में उसका जो है वृक्ष लगाते हैं, उसको हर दिन हमारी जो महिलाएं होती है वो पूजा करती है, दिया जलाती है, उसको भी हम माता का दर्जा देते हैं, तुलसी को। हाँ, यही हम कह रहे हैं कि जब ये जुड़ाव किया गया है, बस कुछ कारणों से हम लोग भी, आप समझिए कि वेस्टर्न कल्चर से प्रभाव होकर थोड़ा तेज दौड़ने लगे थे। लेकिन आपको खुशी होगी कि अब धीरे धीरे ये विषय समझ में आ रहे हैं कि हम इसको कैसे अपने जीवन में बैलेंस करके चलाएं, कि वैज्ञानिक जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका प्रयोग भी हो, लेकिन उस प्रयोग, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक की थैली आई तो कैसे उसको रिसाइकलिंग में भेज सकते हैं, उस पर भी अब चर्चा प्रारंभ हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अजीत भाई, संघ के किस तरह के प्रयास रहते हैं इस पूरे विषयों को लेकर के, कि लोगों तक पहुंचना, लोगों का ये मैसेज पहुंचाना और जागृति लाना? संघ की अनेक गतिविधियां चलती है। उसमें से जो सबसे नई गतिविधि संघ ने प्रारंभ की 2019 में, ये पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है। इस पे हमने प्रारंभ से अभी हम 3 विषय पर काम कर रहे हैं: पेड़, पानी और प्लास्टिक। कैसे हम अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, कैसे जल को हम मितव्ययतापूर्ण उपयोग करें, समाज में जागरूकता आए, और कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का मिनिमाइजेशन करें। ये 3 विषयों को आगे ले जाने के लिए हम इस पर भी 3 प्रयोग कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से मैं कैसे इस विषय पर सक्रिय रहूं, प्रोफेशनल रूप में मैं अपने व्यवसाय में किस रूप से इसमें सक्रिय रहूं, और फिर मैं पब्लिक के पास इसमें लाऊं। कई बार कहते हैं कि सबसे पहले नीच पर आप शासन करेंगे, आपको अनुशासन संयम से प्रारंभ करना होगा। क्या मैं जो चाय पी रहा हूँ वो क्या मैं स्टील के कप में पी रहा हूँ? तो मैं आपको कह सकता हूँ कि सर आप भी स्टील के कप में मेरे साथ पीजिए। ये तो, और फिर इस पर हम 3 माध्यम से काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं कि जनता जागरूक हो कि ये प्रॉब्लम हो, और इसमें हमें बहुत सफलता भी मिली है और पूरा समाज जागरूक भी हो रहा है। फिर इसमें कह रहे हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं स्टील का कप प्रयोग कर रहा हूँ तो जब अवेयर होगी तो धीरे धीरे आप भी इसका प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे, समाज में और आगे बढ़ता जाएगा। और उसके बाद पब्लिक मूवमेंट, मैं कोई आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जन भागीदारी हो कि भाई 1 से 2, 2 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे जब ये विषय आगे जाएगा इन तीनों विषयों से, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और आपको आश्चर्य होगा,
बहुत छोटे छोटे प्रयोग अब बड़े व्यापक रूप से होने लगे हैं। 2019 से अभी 2026 तक हम कुछ प्रयोग कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक NSPC का कंपटीशन कराते हैं, जिसमें बच्चों से पर्यावरण से संबंधित उनसे पूरी, न केवल भारत में बल्कि पिछले वर्ष जो एग्जामिनेशन हुआ लगभग 50-52 देश के बच्चों ने भाग लिया। 10 से 12 लाख बच्चों ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया, जिसमें उनको प्रकृति से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि कैसे हम संरक्षण करते हैं। तो ये छोटे छोटे बीज बोए जा रहे हैं। दूसरा एक कार्यक्रम हमने कई सालों से कर रहे हैं, बीजारोपण से वृक्षारोपण। देखिए सर, क्या होता है, जब हम कोई नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं और जब उसको लगाते हैं तो लगा तो भी ठीक है, नहीं लगा तो भी नहीं ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने कोई बीज, अपने घर में कोई फल खाया, उस बीज से जब मैं पौधा लगाता हूँ तो आपको ध्यान में कितनी मेहनत लगती है। फिर उस पौधे को जब मैं धरती पर लगाता हूँ तो मेरा उससे एक अटैचमेंट बढ़ता है। तो ऐसे अनेक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, NGO के साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर। और पूरे भारतवर्ष में हमारी ऐसी यूनिट्स हर जिले में ग्रामीण स्तर तक सक्रिय हो रही है, धीरे धीरे करके, जो पर्यावरण का संदेश समाज तक लेकर जा रही है। संघ का अजीत भाई RRR क्या है, उसका फुल फॉर्म? ट्रिपल R। जी, ये जैसी बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। ये संघ का कोई RR नहीं है। देखिए, ये हमारी प्रकृति है। पहला R का मतलब हुआ कि रिड्यूस करना, किसी भी आवश्यकता को हम कैसे प्रयोग कम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सुंदर उदाहरण बताता हूँ। ग्वालियर में हमारे कार्यकर्ता एक घर में संपर्क करने के लिए गए। जब संपर्क करने में गए ना, तो उनका 4 BHK का लग्जरी फ्लैट था। तो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने पूछा कि सर, आपके घर में कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे पानी आता है? तो उन्होंने कहा होगा 10-12 पॉइंट होगा जहाँ से पानी आया। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया आप एक बार वापस काउंट कीजिए, तो आपको आश्चर्य होगा कि 127 पॉइंट निकले। आप देखिए कि एक ही वॉशरूम में 10-12 पॉइंट्स हो जाते हैं। कोई ठंडे पानी का, कोई गर्म पानी का, कोई वॉशरूम का, कोई फ्लैश का, कोई बर्तन धोने का, कोई वॉशिंग मशीन का। ऐसे 127 पॉइंट आए। तब ध्यान में आया, अरे हम कहाँ जा रहे हैं। पहले पूरे गांव में एक नल का पॉइंट हो जाता था, पूरा गांव का पानी, पूरा पानी उसी से लेते थे और यूज करते थे पूरा गांव। तब ये विषय ध्यान में आया कि क्या हम इसको जो पहला R कर रहे हैं कि रिड्यूस कर सकते हैं क्या, कम कर सकते हैं क्या। इस कम करने का बड़ा फायदा होता है। जब आपको 127 पॉइंट से आप 10-15 पॉइंट में आएंगे तो निश्चित रूप से फिर आपको उसमें कमी आ जाएगी, जल प्रयोग कमी हो जाएगी। जब कार्यकर्ता को ध्यान में आया कि हाँ, अरे ये विषय, अगर एक फ्लैट में इतने हैं, हम लग्जरी फ्लैट में नहीं जाएंगे तो भी आप देखेंगे कि सामान्य फ्लैट में भी 10-12 पॉइंट्स होने लगे। तो एक प्रयोग फिर उसमें किया गया कि एक 3-4 टावर की बिल्डिंग में 2 रविवार को हमारे कार्यकर्ता गए और प्लम्बर को लेकर गए और सबसे आग्रह किया कि आप अपने घर की नल को चेक करा लें, जो प्रॉब्लम आएगी उसका कोटेशन ये दे देंगे। अगर आपको इनसे कराना है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपसे विनती है कि आप किसी भी प्लम्बर से इसको ठीक करें। जनरली क्या होता है सर, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो हम सोचते हैं कौन बुलाएगा, कौन करेगा। तो हमें लगा कि ये 4-6 घंटे में कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, लेकिन हर दूसरे घर में कोई न कोई नल लीक थी। तो ये 3-4 रविवार को करने के बाद जब ये कार्यक्रम खत्म हुआ तो 2 महीने बाद उस कार्यकर्ता के पास उस बिल्डिंग के जो अध्यक्ष जी थे उनका फोन आया। आपको ध्यान में किसके लिए फोन आया? उनका धन्यवाद के लिए फोन आया कि आपने हमारा मेंटेनेंस का बिल कम कर दिया। हाँ, पानी का प्रयोग ही कम हो गया, उनको जो मोटर चलानी होती है वो सब कम हो गया उनका। एक बड़ा कारण था कि कई घरों में 24 घंटे पानी लीक हो रहा था। तो इस पे फोकस किया गया कि रिड्यूस करना। दूसरा जो हम फोकस करते हैं R, रीयूज करना, कि क्या हम कोई वस्तु को बार बार प्रयोग कर सकते हैं क्या। देखिए, हमारी संस्कृति में हमने आपको बताया ना, दुनिया में अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन मैं अलग अलग वैज्ञानिकों की जब पुस्तकें पढ़ता हूँ ना, तो एट द एंड ऑफ डे वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन है ना वो भारत से मिलेगा। हम जो भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो इसीलिए तो प्रयास है, कहीं ना कहीं समस्या का हल भारतीय संस्कृति से मिलेगा। आपको ध्यान में होगा, हमारी दादी, हमारी नानी, जब कोई कपड़ा खराब हो जाता था, कोई कॉटन की साड़ी खराब हो जाती थी, पुरानी हो जाती थी, तो आपने देखा है कभी वो फेंकते देते थे? क्या करते थे?
तकिए का कवर बना तकिए लेंगे का कवर या चद्दर बना लेंगे, कुछ ना कुछ पर्दे बना लेंगे, कुछ ना कुछ उसका यूज हो जाता था। अब पर्दे भी बना लेंगे सर, जब पर्दे भी पुराने हो जाते थे तो फिर उसके बाद पोछा भी लास्ट में, use कर हाँ लेते थे। पोछा बन जाता था, बिल्कुल। तो ये क्या हुआ कि रीयूज करना, Reuse, बार बार reuse, करना। reuse, हाँ। हमारे यहाँ ये प्रकृति नहीं थी कि यूज एंड थ्रो करो। उसके बाद जब रिसाइकिल हो, जब आपने उसको रीयूज कर लिया, आपने पहले से ही कम उपयोग किया, फिर उसको इधर उधर न गिरा कर एक उचित स्थान पे उसको रखा जाए या एक उचित डस्टबिन में रखा जाए, रिसाइकलिंग किया जाए, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम सकारात्मक रूप से आएगा। और पूरी दुनिया में इतने आविष्कार होने के बाद भी, जैसे मान लीजिए मैंने आपको सोलर पैनल की चर्चा की, तो अपने आप में 10 साल बाद ही एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि सोलर पैनल्स का क्या किया जाए। हमारे यहाँ बैटरी से चलने वाली गाड़ियां बन गई, लेकिन वैज्ञानिकों के मन में ये चिंता आ रही कि 10-15 साल बाद इन बैटरियों को क्या करेंगे। अभी आप समझिए, हमारे घर में हम जो फ़ोन यूज करते हैं, हम कोई भी बैटरी का यूज करते हैं, आप सोचिए हम वर्षों तक उसको संभाल के रखते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ डे कहीं ना कहीं तो उसको रिसाइकलिंग करना रहेगा, नहीं तो एक फिर वो बड़ा प्रदूषण को, जिसको हम आज की भाषा में ई वेस्ट कहते हैं, वेस्ट कहते हैं बहुत, और वो भयंकर भी होता है, भयंकर भी बहुत हो रहे हैं। भयंकर होता है। तो इसीलिए संघ कह रहे हैं कि भाई आप अपनी जरूरतों को थोड़ा कम कीजिए, 127 नल से 1, 2, 5, 10 नल पे आइए, फिर कपड़े को बार बार यूज कीजिए। और हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं सर, बस थोड़े से कनेक्शन डॉट छूट गए थे, वापस उसका जोड़ने का प्रयास कर रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल, कनेक्टिंग द डॉट्स कर रहे हैं सर। और तीसरा रिसाइकल, रिसाइकिल अधिक से अधिक रिसाइकल करना। जी। अजीत भाई, फाइनली आपसे मतलब जानने की कोशिश करेंगे अब कि संघ के प्रयासों से क्या अब तक के परिणाम आपको नजर आए हैं? देखिए सर, संघ का कार्य करने का एक पद्धति है। संघ में कार्यकर्ता अक्सर नींव के पत्थर की तरह कार्य करते हैं सर। वो नींव के पत्थर के रूप में कार्य करते हैं तो परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देते हैं। अब हम उस लेवल तक पहुंच गए हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में 51 बिलियन टन कार्बन का एमिशंस हो रहा है और वो प्रत्येक वर्ष हो रहा है, तो कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि उनमें बहुत लंबे समय तक प्रयास करना रहता है। जैसे एक आपके सोसाइटी में एक स्विमिंग पूल है, मान लीजिए, वो किसी भी कारण से उसका पानी गंदा हो जाए और जो पानी का आने का पॉइंट है उसमें से गंदा पानी आ रहा है, कंटिन्यू गंदा पानी आ रहा है, और अगर आपने पानी के निकलने का पॉइंट है उसको बंद कर दें, तो क्या आपको लगता है कि जीवन में कभी भी वो स्विमिंग पूल साफ होगा? बिल्कुल नहीं। आपको दोनों कार्य करने पड़ेंगे, जहां से आ रहे हैं उसको भी बंद करना रहेगा गंदे पानी को, और जो निकलने का दरवाजा उसको खोलना रहेगा। तो यही तरीका संघ कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन दिखाई देंगे। संघ लोगों में, पब्लिक में, मैंने आपको बताया, अवेयरनेस करने के प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप अपनी आवश्यकताओं को कम करें। फिर अवेयरनेस करने के बाद इनको अभियान के रूप में ले रहे हैं कि भाई जब मैंने किया, आपने किया, तो समाज धीरे धीरे उस विषय को लेना होगा। और आपको खुशी होगी, पूरे देश में छोटे छोटे प्रयोग हो रहे हैं। अभी मैं 5-7 दिन पहले अहमदाबाद में संघ की एक बैठक में हम चर्चा करने गए कि पिछले 1 वर्ष में गुजरात में ऐसे क्या प्रयोग हुए, तो हमें बड़ी खुशी हुई। कई मंदिरों में ये प्रयोग हुए कि इस बार मंदिर में कोई बड़ी फेरी होगी, कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, तो उस कार्यक्रम में हम थर्माकोल की प्लेट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, स्टील के बर्तनों का प्रयोग करेंगे। आपको मैं बड़ा सुंदर उदाहरण बताता हूँ कि कैसे परिवर्तन आता है। आप सभी को जानकारी होगी, पिछले वर्ष कुंभ का मेला हुआ, तो 2 साल से हम लोग चिंतन कर रहे थे, बड़ा सकारात्मक चर्चा कर रहे थे कि कैसे परिवर्तन करें कि कुंभ का मेला में प्लास्टिक कम से कम हो। तो कई बार क्या होता है सर, जब मंथन होता है ना, तो मंथन जब खुले मन से करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें से अमृत मिलेगा। तो ऐसे ही मंथन करते करते एक कार्यकर्ता के मन में विचार आया कि क्यों ना एक छोटा सा प्रयोग करें। क्या प्रयोग करें सर? कि एक थाली एक थैला अभियान चलाया जाए। और आपको खुशी होगी कि अभी पूरी दुनिया के कई विश्वविद्यालय उस पर केस स्टडी कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम था सर कि पिछले साल दीपावली से हमने ये कार्यक्रम चलाया कि कुंभ में हम एक थैला और एक थाली हर परिवार से भेजें, जहां जहां भी हमारा संपर्क है, जितना हम कर सकते हैं, एक थैला और थाली। अब मन में कैसे लाए कि हर घर घर में कुंभ हो, हर व्यक्ति में कुंभ हो और कुंभ में कुंभ हो। जब मैं आपके पास गया
और आपको बोला कि सर एक आप थैला और थाली दो, तो आपने पूछा भाई क्यों चाहिए? हमने कहा कि हमें कुंभ में जो भी यात्री आएंगे हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप सर स्टील की थैली में, दीदी आप स्टील की थैली में खाना खाइए। तो हमें लगा कि हम 10, 20, 50 हज़ार थालियाँ इकट्ठी कर लेंगे तो कम से कम कुछ अखाड़ों में दे देंगे, तो कुछ अखाड़ों में तो कम से कम परिवर्तन होगा, क्योंकि हमने पहले से ही हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ अध्ययन कर लिया था कि इतने दिन तक ये मेला चलेगा, 40 दिन चलेगा, तो उसमें कितनी प्लास्टिक, कितनी थर्माकोल की प्लेट्स यूज होगी। तो ऐसा प्रयास करते करते लगभग 14-15 लाख थालियाँ स्टील की इकट्ठी हो गई और इतने थैले हो गए। तो जितने भी अखाड़े थे जिनमें हमारा संपर्क था सभी में हमने वो वितरित किए, और हमारे कार्यकर्ता अलग अलग जगह वहाँ रहे जिनके हाथ में भी प्लास्टिक की थैली थी, उनसे आग्रह किया। संघ तो आग्रह करता है, मन परिवर्तन करने का ना, संघ का कभी कोई विरोध का नहीं रहे। विकल्प क्या हो सकता है, सकारात्मक रूप से क्या परिवर्तन हो सकता है। आप एक महिला से तो हम खुद गए मिलने के लिए, उन्होंने अपनी थाली को बड़ा सजा के दिया और कपड़े के थैले में रखी दी और साथ में कुछ प्रसाद दी। मैंने कहा माता जी हम तो थाली, तो बोले मैं कुंभ की यात्रा मेरी उम्र के कारण नहीं जा सकती, लेकिन कुंभ मेरे लिए श्रद्धा का विषय है, तो आप जाएंगे तो मैं चाहती हूँ कि ये थाली बड़ी श्रद्धा युक्त वहाँ जाए और ये प्रसाद भी आप वहाँ रखें। तो आप जब हमने उसका बाद में अध्ययन किया तो करोड़ों टन प्लास्टिक कचरा, जब 40-45 दिन तक ये थालियाँ रोज यूज होती रही, कितना आप कल्पना कीजिए कि प्लास्टिक बचा होगा। तो ये छोटा सा प्रयोग था सर, हमें लगा था कि छोटा सा बीज रहेगा, लेकिन एक बड़ा व्यापक रूप से वट वृक्ष बन गया। तो इससे प्रेरणा लेके अभी भारत के अनेक हिस्सों में बर्तन बैंक कंसेप्ट चलने लग गया। पहले आपको ध्यान होगा हम सबकी शादियों में ऐसे ही होता था, हम कहीं से टेंट हाउस से लेकर आते थे स्टील के बर्तन, और अब धीरे धीरे क्या हो गया था कि कोई भी बर्थडे पार्टी है यूज एंड थ्रो हो गया, सोसाइटी में कुछ भी हो गया, नवरात्रि हो गया यूज एंड थ्रो हो गया। लेकिन अब ध्यान में आया नहीं, तो बहुत सारी जगह पर हिंदुस्तान में ये छोटे छोटे बीज हैं सर, लेकिन निश्चित रूप से जब इन बीजों का प्रस्फुटन होगा तो बिल्कुल इसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही बढ़िया रहेगा। निश्चित रूप से बिल्कुल। तो अजीत भाई जैन आज हमारे साथ जुड़े थे, पर्यावरण विषय पर हमने उनसे बहुत ही विस्तृत चर्चा की। ये चर्चा तो अगर हम जारी रखें तो कई घंटों तक कर सकते हैं, लेकिन समय का थोड़ी पाबंदी है, तो आज हम ये चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन आने वाले समय में फिर से हम अजीत भाई के साथ जरूर इस विषय में आगे चर्चा करेंगे। और अजीत भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़े, इतना कीमती समय आपने दिया, अपने व्यवसाय अपने कार्य से फ्री होकर आप हमारे साथ जुड़े। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि हम फिर से भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे आगे, और इसी विषय पर और विविध प्रश्नों के साथ हम आपसे भेंट करेंगे। तो आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, और ऐसे ही विषयों के साथ हम फिर से जल्द आपसे मिलेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।